मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण लगभग 1 घंटा 1 मिनट का था और जब मैं पीछे मुड़ करके 5 साल का कार्यकाल देखता हूँ, जो डॉक्यूमेंट सरकार तैयार करती है वही राज्यपाल का अभिभाषण बन जाता है। जो सरकार ने 5 साल का भाषण के रूप में तैयार कराया, वही हमें और आपको सबको सुनने का मौका मिला। और जब मैं देख रहा था सदन में, हम लोग तो यहाँ पर सरकार का विरोध कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का कोई विरोध नहीं है उससे। ज़्यादातर माननीय सदस्य मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। और डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो वो झूठ का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर करके सरकार ने माननीय राज्यपाल जी को दे दिया, ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश किस विकास की गति से और किस विकास के रास्ते पर जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं हैं। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं है, ये आंकड़े वो हैं जो डायल 100 112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेजती है। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में
सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। हत्या के केसों में अगर कोई है सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे आगे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और हमने तो अध्यक्ष जी एक ऐसी घटना देखी जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया गया। और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही। और वो नौजवान अभी भी घर में नहीं रह सकता। इतना आतंक है कि पहले तो पैर चटवाया, वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल कर दिया और कहा कि अगर पुलिस में जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे, ये धमकी दी। वो आज अपने गांव में नहीं रह पा रहा, घर में नहीं रह पा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आर्थिक अपराध, वैसे जब से बीजेपी की सरकार आई है आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को अगर विकास मॉडल मानेंगे तो विकास मॉडल आखिरकार होगा क्या? न केवल नीति आयोग के आंकड़े में, NCRB के डेटा में, बल्कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया गया है, विकास नहीं, यहां सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर पुलिस पे कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों का दुख इस बार तो अभी समय लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने जनप्रतिनिधियों का दुख देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। ये सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और फिर अगर विकास मॉडल देखना ही है तो विकास मॉडल समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया था। अध्यक्ष महोदय, आप तो चल करके भी देखें, देश का अगर सबसे बेहतरीन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, सड़क का प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो समाजवादियों ने बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। और मुझे खुशी है इस बात की, अध्यक्ष जी, उद्घाटन हुआ, हम लोगों का नाम नहीं लिखा गया उसमें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का नाम 2 जगह लिखा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में, जो आपने बना करके खड़ी कर दी। लखनऊ मेट्रो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन उद्घाटन दूसरी सरकार को करने का मौका मिल गया। और ऐसा उद्घाटन किया कि 5 साल से जिस स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है उसी स्टेशन से वापस ट्रेन आ जाती है। आगे बढ़ा दीजिए। ये माननीय सदस्य लगता मेट्रो के बारे में जानते नहीं है। डायल 100 अध्यक्ष महोदय, ये डायल 100, और मुझे याद है जिस समय डायल 100 में बना रहा था, उस समय जो जानकारी हासिल हो रही थी, मैंने देखा कि किसी थाने में गाड़ी के चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं था, जो बजट मिला करता था वो पर्याप्त नहीं था, पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी। पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़े, गुंडों को कैसे पकड़े, जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं वो कैसे उनको पकड़ा जाए। और आप पीछे मुड़ करके देखिए,
अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से कहूंगा, अभी तक शायद डायल 100 नहीं देखा, और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन अपने सभी माननीय सदस्यों को लेकर के जाएं और देख करके आएं, और कम से कम उसमें देखें कि क्या पुरानी सरकार करके गई है। अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो आप उस कमी को ठीक करिए, लेकिन कमी ठीक नहीं की गई, डायल 100 बर्बाद हो गया। और जिस समय बनाया गया था, मुझे याद है, यहां पर कोई ऐसा रिस्पांस सिस्टम नहीं था कि जो पुलिस को मिल जाए रिस्पांस सिस्टम। उस समय के वरिष्ठ अधिकारी जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, और देश के सबसे जानकार प्रोफेसर वेंकट, मैंने उनको बुलाया और सलाहकार बनाया, और उनसे मैंने कहा जानकारी हासिल करिए। और जानकारी हासिल करने के लिए न केवल वो देश अपने उत्तर प्रदेश में गए, जगह जगह पर थाने में गए, कप्तान के ऑफिस में गए, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क में जाकर के NYPD का जो हेडक्वार्टर है उसको देख करके आए, और उस हेडक्वार्टर के बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन के बाद वो सिंगापुर गए, और तीनों का जो रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। उसके बाद उन्होंने यूपी का डिज़ाइन किया, और यूपी का डिज़ाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतरीन, अगर किसी ने पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया तो समाजवादियों ने दे करके दिखाया। ये बहुत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कानून व्यवस्था पे बाद में आऊंगा। इकाना स्टेडियम, हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है, वो इकाना स्टेडियम। ये हंसने की बात नहीं है माननीय सदस्य, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कभी माननीय नेता सदन को किसी अच्छी जगह कार्यक्रम करना पड़ता है तो वो लखनऊ का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो हो गया है, इकाना स्टेडियम में जाकर के उसी में कार्यक्रम करते हैं। देश के बेहतरीन खिलाड़ी, प्लेयर, ओलंपियंस, उनको अगर कहीं सम्मानित किया गया तो हमें खुशी इस बात की कि वही स्टेडियम में हुआ जो समाजवादियों ने बना करके खड़ा किया। और यही नहीं, हालांकि टेक्नोलॉजी अब नेता सदन जान गए 5 साल के अंदर। ये बात मैं अपने सब शब्द वापस लेता हूं। मैं कभी कभी कह देता था कि हमारे नेता सदन टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष जी, आपकी वजह से और आपकी वजह से आज आपके सामने है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और जब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लोगों को दिखाना था कि मैं सरकार में हूं और सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दूंगा, लैपटॉप दूंगा, तो वही स्टेडियम में जाकर के नेता सदन ने बांटे। और हमें खुशी इस बात की भी है कि जब आपको शपथ लेने का मौका मिला तो आप पर कोई दूसरी जगह नहीं थी, आपको इकाना में ही जाना पड़ा। अपने काम तो नेता सदन कर लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के लिए इजाजत नहीं देते। समाजवादी सरकार थी तो कानपुर में भी हुआ मैच इंटरनेशनल, और लखनऊ में भी हुआ, लेकिन आपने ऐसा प्रिय बनाया उसको कि अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच आप जरूर कराएंगे। जिनेश्वर मिस पार्क, 4 लेन कनेक्टिविटी, और मुझे याद है मैंने कभी एक इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और वो बात में जब सरकार में था तो लगातार इस बात को मैं कोट करता था कि अगर रफ्तार बढ़ा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। और इसीलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, और समाजवादी पार्टी ने उस समय तय किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय होंगे उन जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार ने होगा। और उसकी समाजवादी सरकार के 4 लेन कनेक्टिविटी की वजह से और NHAI की कनेक्टिविटी की वजह से उस समय 51 डिस्ट्रिक्ट्स को, हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से कनेक्ट करने का काम शुरू हो गया था। लेकिन अगर माननीय राज्यपाल जी का भाषण पढ़ें तो शायद 4 लेन कनेक्टिविटी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने के बारे में कुछ नहीं है।
बिजली उत्पादन को, क्योंकि जिस समय मैं सदन में आया था तो हमारे माननीय सदस्य बिजली के बारे में बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि बिजली केवल कुछ जिलों में जाती थी, कुछ घरों में बिजली जाती थी। ये रटाया जाता है माननीय अध्यक्ष जी, ये रटाया जाता है कि आपको यही बोलना है। आप बीजेपी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट में बिजली जाती है बस। नहीं, कोई बात नहीं। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं मैं। और मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है। शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे, और अगर आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में जिस समय सरकार में मैं आया, हालांकि पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय एमओयू था ललितपुर के पावर प्लांट का, उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, 1 यूनिट बन करके तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे नेता सदन, शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बनाकर। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं। (108) 102 एम्बुलेंस। अध्यक्ष महोदय कल खबर आ रही है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और एक मरीज था, कौन था, एक उसमें जान चली गई उसकी। ये मेंटेनेंस है सरकार का। अगर 108 में 102 में
जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, उसकी हालत क्या कर दी। उनके 9,000 ड्राइवर हैं जो कोरोना के समय पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की अगर किसी की, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की। वो 108 रोके नहीं, लेकिन आज पता लगा कि सब ड्राइवर हटा दिए गए हैं। पता लगा है कि रात में चलती नहीं एम्बुलेंस। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि कम से कम 5 साल में आपने एम्बुलेंस कितनी बढ़ाई। कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में बेहतरीन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूट था कि अगर बंद करके चालू हो जाता, तैयार हो जाता और चालू कर देती सरकार, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबों को बंबई, गरीबों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें हैं, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन सरकार का पता नहीं क्या किया सरकार ने। कैंसर हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट के लिए मेदांता अस्पताल आया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो आई, समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे महिलाओं को देते थे, 45 लाख से 50 लाख तक लेकर के गए। मुझे नहीं पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अगर कहीं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने वर्ल्ड क्लास बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप देने का भी काम किया। कामधेनु डेयरी योजना चलाई, लेकिन इस सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, वो भी लगभग बंद हो गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कानपुर मेट्रो, जिसका श्रेय भाजपा सरकार ले रही है, ये भी समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे। ये आपके प्रोजेक्ट नहीं थे नेता सदन, नहीं नेता सदन, ये प्रोजेक्ट आपके नहीं थे, ये समाजवादी सरकार के दिए हुए। और पूर्वांचल का इसलिए दिया था, हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास और उस इलाके से जुड़ने वाले लोग, और हमारे साथ मंत्री भी थे, कुछ लोग मंत्री भी थे। उन्हें याद होगा, बजट दिया गया, अलाइनमेंट दिया गया, डिजाइन किया गया, और इसी विधानसभा के सामने उसका शिलान्यास हुआ। लैंड एक्विजिशन हो गई और किसानों से करार हो गया, सहमति बन गई कि जमीन देने के लिए तैयार थे किसान। और मुझे खुशी है इस बात की, हम समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि जहां कहीं भी लैंड एक्विजिशन के लिए गए होंगे समाजवादी लोग, एक भी किसान आंदोलन नहीं किया होगा, एक भी किसान धरने पर नहीं बैठे, क्योंकि हमारा जो लैंड एक्विजिशन कराने का तरीका था वो किसानों की मदद करके था, और सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन करा करके दिखाया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों का नहीं था तो किसका था? आप और बना देते ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पे हवाई जहाज उतर जाते। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर वो डिजाइन किसी की थी, वो समाजवादियों की डिजाइन थी। और क्या कहा गया उस एक्सप्रेसवे के बारे में? उस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहा गया? उस एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया कि ये तो बहुत महंगा एक्सप्रेसवे है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से किसने खिलवाड़ की है? जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस ने जो मापदंड बनाए हैं एक्सप्रेसवे बनाने के, वो मापदंड क्या कहते हैं? इस सरकार ने मापदंडों को बदल करके, मानकों को बदल करके उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब कर दी। मैं समझता हूं नेता सदन उस पर नहीं चले होंगे, उद्घाटन के समय पे ही चले, उसके बाद नहीं चले आप। और यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्य हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, हमें जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो तो चले हैं,
और मैं जानता हूं कि 2 घंटे में आप आ जाते होंगे या 2.5 घंटे में। नहीं, माननीय सदस्य का बहुत करीब में है, 2.5 घंटे में आ जाते हैं। मैं इस बात को कहना इसलिए चाहता हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, जिसका समाजवादी शब्द हटा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और राइडिंग क्वालिटी आप देख लो, आप इस पे भी चलिए और जो सदस्य हैं उस पे भी चल के देख लीजिए। जिस रफ्तार से इस पे चलते हैं, अगर उसी रफ्तार पे इस पे चलेंगे आप, तो हो सकता है आपका पेट दर्द हो जाए और हो सकता है कमर आपको दिखानी पड़ जाए। राइडिंग क्वालिटी क्या बनाई आपने? राइडिंग क्वालिटी क्या है? और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हुई है। हम अपने पूर्वांचल के तमाम माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, जिस समय डिजाइन किया गया था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस समय आगरा लखनऊ से बेहतर ये डिजाइन हुआ था और इसका मीडियन 12 मीटर था। मैं तो नेता सदन से कहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट देखें और जो डॉक्यूमेंट बदला गया, मीडियन कितना था उसके अंदर, बताओ 12 मीटर मीडियन था कि नहीं था? क्योंकि आपको पुरानी सरकार को कहना था कि ये सरकार तो खराब वाली सरकार है, खराब काम करती है। देखो, वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए 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 मत करो। एक मिनट, वो मैं कहने जा रहा हूं ना, कहने जा रहा हूं। मैं कहना, अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली, नहीं, देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है, बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते हैं, जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए। और का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है, ये भी बता दो माननीय सदस्य आप, बताइए दुनिया में। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, बैलेट से पेपर जब 2012 का चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, तब अच्छे हो गए। मतलब असत्य बोल करके, जनता के बीच में ऐसी बातें रख करके 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब नकार दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, मैं अभी बोलूंगा आपकी। तो अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया को जोड़ना था, बलिया कब जुड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, एक और डिप्टी सीएम भाग गया था। अभी तो बहुत बातें हैं, अभी बहुत सी चीजें रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनना था, बलिया अभी तक नहीं जोड़ा गया। और जिस गांव तक, आखिरी गांव तक समाजवादी सरकार में लैंड एक्विजिशन हुआ था, उससे आगे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। और हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि जिस गांव में आखिरी पूर्वांचल एक्सप्रेस जुड़ता है, पखनपुरा ग्राम सभा के आगे नहीं गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि आखिरकार ये एक्सप्रेसवे अगर बिहार चला जाता तो न केवल यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ती, बल्कि बिहार और बंगाल से जो लोग आ रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती, और तो न केवल उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिलता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता। लेकिन 5 साल नेता सदन, आपको किसी ने नहीं बताया कि बिहार से भी जुड़ सकती सड़क, या गाजीपुर हाजीपुर वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ सकती है। अगर ये डिजाइन आपने किया होता
तो आप शायद लैंड एक्विजिशन आगे भी करते। और लैंड एक्विजिशन मैंने आगे इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं जानता था दिल्ली में सरकार दूसरी है, दिल्ली की सरकार दूसरी है, और NHAI के करीब अगर आप आ जाते हैं तो दूसरी सड़क को परमिशन नहीं मिलती, NOC नहीं मिलती। हो सकता था कि दिल्ली वाले NOC न देते और उलझा देते, इसलिए उतने 12-18 किलोमीटर मैंने छोड़ दिया। लेकिन 5 साल गुजर गए, ना बलिया जुड़ा ना बिहार जुड़ा, और टोल लगा दिया उस पर। थोड़ी रफ्तार से चलोगे तो पेट दर्द होगा और कमर दर्द होगी। सोचिए आप। और शौचालय की कहीं जगह नहीं। अरे आपका तो प्रिय काम है शौचालय बनाना, आप शौचालय क्यों नहीं बनाए? मैं कई बार गया हूं, आजमगढ़ गया हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय एक्सप्रेसवे मैंने दिया था, न गाजीपुर की जनता ने मांगा था, न आजमगढ़ की जनता ने मांगा था, लेकिन हमारा लगाव पूर्वांचल से था और पूर्वांचल और आजमगढ़ को अपना घर मानते थे, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था मैंने। हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन दिया हम लोगों ने। वहां शौचालय कोई जगह नहीं, कोई चाय पीना चाहे वो नहीं। और एक दिन मैं अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, मैं जब गया वे साइड एमिनिटीज को देखने और वॉशरूम में यूज करना चाहता था, तो मैंने देखा कि एक पिता अपने बेटे को लेकर के वॉश बेसिन में सुसु करा रहा है। तो जब उसने मुझे देखा तो घबरा गया कि माफी, गलती होगी, गलती होगी। गलती हमारी है। अरे रुक जाओ भाई यार, क्या बच्चे नहीं है आपके घर में क्या? जो बात कहने जा रहा हूं वो तो सुन लो कम से कम। नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ काम की बात कह रहा हूं, जो सुझाव दे रहा हूं इस पे। मैंने उससे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ना माफी मांगने की। ये गलती हमारी है कि हमने डिजाइन गलत किया कि बच्चों के लिए वॉशरूम जाने के लिए जगह अलग से नहीं बनाई। मैं नेता सदन से कहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बनाएं तो छोटे बच्चे कहां पर वॉशरूम में जाएंगे उनके लिए जरूर बनाना। वो डिजाइन हमारा फॉल्ट था, शायद इस डिजाइन में आप बेहतर कर देंगे। ये सुझाव था, अगर ये सुझाव गलत है तो वापस ले लूं मैं। बताओ माननीय सदस्य। हाँ, तो हमने अपनी गलती स्वीकार की कि हमारी डिजाइन में बच्चों के लिए नहीं था वॉशरूम। नहीं, अभी किया नहीं है, ये तो गलत करो। अब किया हो, नहीं ये नहीं किया आपने, कुछ भी अभी नहीं किया आपने। माननीय राज्यपाल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात तो कही उन्होंने, लेकिन परिवार वाले जानते हैं कि घर बिना भोजन पानी के नहीं होता। महंगाई ने तो थाली छीन ली है। खाली आवाज लेकर जनता क्या करेगी बताओ? महंगाई कहां पहुंचा दी महंगाई। और जहां तक बात शौचालय की है, माननीय राज्यपाल जी ने शौचालय के बारे में भी कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए, या इतने सरकार में उपलब्धि है सरकार की। अब और कितने शौचालय बने कागजों पे, ये तो दिखाना बंद होना चाहिए। कम से कम शौचालय में वो चल भी रहे और कितना पानी पहुंच रहा है उन शौचालयों में। और आपकी उपलब्धि ये भी है, जो उपलब्धि आप जगह जगह बताते हैं कि गैस कनेक्शन हमने दिए हैं, इतने गैस कनेक्शन हमने दे दिए। ये उपलब्धि है सरकार की, ये तो है उपलब्धि सरकार की, हम स्वीकार करते हैं उपलब्धि है सरकार की कि गैस कनेक्शन बांटे हैं। लेकिन सरकार ये ना बताए कि नए गैस कनेक्शन दिए हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि दोबारा सिलेंडर कितने भरे गए। और आपने तो कहा था सरकार बनने के बाद होली पर सिलेंडर फ्री देंगे। बताओ माननीय सदस्य, किसी को फ्री सिलेंडर किसी गांव मिला हो तो बता दो। यहां नहीं मिला हो तो वहां मिला होगा। केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन लोगों को उज्ज्वला गैस में कंट्रैक्ट से मिला। ये योजना वही है माननीय मंत्री। देखिए माननीय मंत्री ठीक है, कहा गया। माननीय मंत्री जी, आप भी कोई और दूसरे कनेक्शन नहीं बताते हो, आप केवल उज्ज्वला वाले कनेक्शन बताते हो। दूसरे कोई कनेक्शन बताते हो तो बता दो हमें। तो उज्ज्वला कनेक्शन है ना, उज्ज्वला योजना के में। तो माननीय सदस्य जब इतना बता रहे हो तो माननीय सदस्य ये भी बताना कि दोबारा कितने लोगों ने भरवाया है।
और ये भी बता दें कि पिछले महीनों में कितनी बार सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, ये भी बता दें माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी ये भी बता दें सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ी है। सरकार बेरोजगारी के आंकड़े बताती है, आंकड़े हम नहीं बताना चाहिए इनको, इन्हें रोजगार के आंकड़े कितने हैं, रोजगार के आंकड़े कैसे होंगे। और फिर जब हर जगह बुलडोजर चल ही रहा है तो टॉप 10 माफियाओं की सूची अभी तक क्यों नहीं आई। कम से कम सरकार टॉप 10 सूचियों को सूची जारी करे कि टॉप 10 सूचियां कहां हैं, टॉप 10 माफिया की सूची कहां है। और फिर जो बात आपने अपने घोषणा पत्र में कही थी पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल के लिए 1 साल में सभी खाली पुलिस पदों को भरा जाएगा, गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। बताओ हमारे किसान भाइयों का गन्ना भुगतान कितना बकाया है। आप तो बोलोगे हो गया है, अभी आंकड़े दूंगा मैं, अभी मैं पढ़ूंगा उसको भी, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ दूं। आपके सरकारी ही के अभी बकाया है। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आय दोगुनी कब हो गई? किसान भाइयों की आय दोगुनी कहां हो गई? और किसानों को नील गाय और आवारा जानवरों से सुरक्षा देगी। ये बातें मैं आपके घोषणा पत्र की कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। किसानों को नीलगाय और आवारा जानवर से सुरक्षा क्या दी है बता दो। हमारे माननीय सदस्य बगल में बैठे हैं, एक ही विधानसभा में अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और किसी भी गरीब किसान की मदद नहीं की। अगर किसी गरीब की मदद की हो तो बता दो आप। और मैं तो कहूंगा सरकार से, वो सरकार के पास आंकड़े होंगे। हम सरकार में नहीं आए, लेकिन हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर कोई भी गरीब या किसान की खेत में जानवर के वजह से जान जाएगी, सांड के मारने से जान जाएगी, तो उस गरीब परिवार की मदद करेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे तमाम गरीब परिवारों की मदद करे। और अगर सूची मंगाना चाहे तो ये हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, ये अपनी अपनी विधानसभा की सूची दे देंगे। इन्हीं की विधानसभा में 15 लोगों की जान गई है। संदीप कुमार उनकी जान चली गई, बाबा दीन उनकी जान चली गई, वैजनाथ रावत उनकी जान चली गई, विनय कुमार शुक्ला उनकी जान चली गई, रामराज नाई उनकी जान चली गई, भूपेंद्र दुबे की जान चली गई, चंद किरण जान गई, धर्मेंद्र राम अंजेर यादव, ओम प्रकाश गुड्डू, राम केवल यादव, स्वामी दयाल चौरसिया, देवी प्रसाद पासी, चुन्नीलाल, हीराराम पासी। ये गलत सूची नहीं है, ये केवल इनकी विधानसभा मिल्कीपुर की है। और फिर इस सवाल को न केवल हमने उठाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया। तो सरकार को ये कम से कम बताना चाहिए कि जो गौशालाएं हैं और जो सड़कों पर खुले जानवर घूम रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए सरकार के पास योजना क्या है और ठोस योजना क्या बनाई है। 5 साल में 70 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे, नौकरी नहीं रोजगार सृजित किए जाएंगे। सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, क्योंकि अब ये सरकार कहेगी मेरी पुरानी बात हो गई, अभी नई सरकार आ गई, पहले आंख बंद कर ली फिर आंख बंद कर लेंगे। हर घर को मिलेगी 24 घंटे बिजली। जब विधानसभा में ही ट्रिप हो गई, 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। वो कहां बने हैं? जो 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की योजना आपकी थी, हमें कोई शिकायत नहीं इससे। लेकिन अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था तो सरकार ये बताए कि कहां बन गई हैं। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाएंगे। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर में मेट्रो की स्थापना की जाएगी। कानपुर में समाजवादियों की थी, आगरा समाजवादियों की थी। इलाहाबाद कब करोगे और गोरखपुर में कब करोगे आप? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली कि नेता सदन
बड़ी मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं वहाँ, वो छोटी मेट्रो का ला रहे हैं। चलो छोटी ही ले आओ। और मैं नेता सदन को याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं विधान परिषद में था मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था, नेता सदन ये मौका आपको अच्छा मिला, जितना काम करना चाहो कर लो, और अगर आपने 1-2 साल छोड़ दिया तो काम नहीं कर पाओगे। और मुझे याद है जब आप झांसी गए थे तो मुझे लगा कि नेता सदन शायद मेट्रो झांसी में भी चला देंगे और गोरखपुर में भी चला देंगे, लेकिन 5 साल से इंतजार कर रहे हैं गोरखपुर के लोग भी और झांसी के लोग भी, ये मेट्रो कब चलेगी। बनारस का मैंने डीपीआर बना दिया था, अब वो बात आपकी इंटरनल लड़ाई है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इंटरनल कुछ ऐसी बात हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय और नेता सदन ये बात जानते होंगे कि पूरा डीपीआर तैयार हो गया था बनारस के मेट्रो का, लेकिन क्योंकि सरकार समाजवादियों की नहीं बनी इसलिए मेट्रो नहीं चालू कर पाए, और समाजवादियों की बनी होती तो देश के प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में भी मेट्रो चला दी होती समाजवादियों ने, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग का समाजवादी सरकार में हुआ है काम। एक माननीय सदस्य थे, वो भी मैं याद दिला दूं, एक माननीय सदस्य धरने पे बैठ गए थे बनारस में, बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही सम्मानित माननीय सर श्यामदेव राव चौधरी जी, वो धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली नहीं आएगी तो मैं धरने से नहीं उठूंगा। वहाँ के जिलाधिकारी उन्होंने मुझे सूचना दी, मैंने कहा बहुत सम्मानित माननीय सदस्य हैं, इनको बुलाइए, मैं बात करूँगा। वो जब मिलने आए, आज हमारे बीच में नहीं हैं लालजी टंडन जी, वो भी आए थे उनके साथ, तो दोनों से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा क्यों आप धरने पे बैठे हैं? बोले हम 24 घंटे प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली चाहते हैं। मैंने उससे केवल एक निवेदन किया था कि अगर आप बिजली चाहते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा दो, आज ही से प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होगी। ये बात अगर गलत है तो आप बताइए। नेता सदन ये जानकारी कर लें उसमें चाहे, लेकिन कोटा बिजली का आज तक नहीं बढ़ा। और मैं तो नेता सदन को सुझाव दूंगा, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जब सरकार यूपी से बनती है दिल्ली की, तो दिल्ली वाले आपके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देश में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है बंबई से लेकर के, हमें कोई शिकायत नहीं दे, एक्सप्रेसवे देश में बनने चाहिए और ये जरूरी है, क्योंकि आज के समय पर अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम ग्रोथ क्या दिखाएंगे। अगर हमें ग्रोथ चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, तो शायद हमें वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो मुंबई से लेकर के बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके लिए तो दिल्ली पैसा दे रहा है, ये मैं मदद कर रहा हूं। आप भी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली से पैसा लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं आप? अगर 1 लाख करोड़ रुपया वहां मिल सकता है तो 50,000 करोड़ क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं मिल सकता क्या? और हम तो कहेंगे आपसे कि दूरी मत काटो उसकी, उससे और शहर जोड़ दो। और हमारे पार्लियामेंट के मंत्री जी, माननीय हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, इन्होंने एक्सप्रेसवे सीधे शाहजहांपुर ले गए और फिर लौटा के ला रहे हैं वापस। अरे ये कौन सा अलाइनमेंट है? आप अपने लिए अलग से एक कट बन जाता, ठीक था, पता नहीं डिजाइन क्यों करवा लिए। अगर एक बात गलत है क्या? एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये अपनी तरफ ले गई हूं और फिर वापस आ रहा है, इसलिए अध्यक्ष जी मैं मदद कर रहा हूं इनकी। नहीं, एक बात तो गलत नहीं होगी, उसमें आपका पैसा बच जाता, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन हमारे माननीय सदस्य सीनियर हैं, वो नहीं पैसा बचने देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना, खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना उनके क्षेत्र के विकास के लिए। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार में दोनों एम्स के लिए जमीन दी गई। अरे ये बात सही है, नेता सदन क्यों नहीं समझाते इनको? दोनों एम्स की जमीन
जो रायबरेली का एम्स था, मुझे याद है दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और वो एम्स बनाना चाहते थे रायबरेली में, लेकिन क्योंकि ज़मीन उपलब्ध नहीं थी इसलिए एम्स नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जो पुरानी सरकार थी उसकी कुछ शर्तें थीं जिसकी वजह से ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी तो ज़मीन उपलब्ध कराई गई और उसका परिणाम ये हुआ कि एम्स रायबरेली में बन करके तैयार हो गया। और मुझे गोरखपुर का भी याद है, और माननीय नेता सदन जानते होंगे, पहले ज़मीन कुछ और देखी गई थी, लेकिन वो कोर्ट में कुछ मामला चला गया। मैं सरकार में था तो लोगों ने बताया मुझे कि जो कोर्ट में गए वो बीजेपी के लोग हैं। मैंने कहा बीजेपी की सरकार है, वही एम्स दे रही है, और उसके बाद वही क्यों रोक रहे हैं? वो कारण मुझे समझ में नहीं आया। तभी मुझे दिल्ली से चिट्ठी मिली, और दिल्ली से चिट्ठी ये आई थी और जानकारी ये मिली थी कि अगर आप एम्स के लिए ज़मीन सरकार नहीं देगी तो ये एम्स कहीं और चला जाएगा। मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि तुरंत ज़मीन दीजिए इसके लिए। उन्होंने ढूंढ करके जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी ज़मीन ट्रांसफ़र की, और उसका परिणाम ये हुआ कि गोरखपुर में एम्स बन रहा है उस समय से। अगर इसमें कोई बात गलत हो तो नेता सदन बता सकते हैं। तो एम्स 2 बना दिए, वो भी समाजवादियों ने ज़मीन दी। नेता सदन बताएं कि 6 एम्स कब बनेंगे ये बता दो आप, और कहां बन रहे हैं ये भी बता दो। और डॉक्टरों के सब पद खाली हैं। नहीं वो बताएंगे, इसलिए ये गलत बात नहीं है, बताएंगे। वो जानते हैं कि सच क्या है, क्योंकि सच बता दिया गया, पोल खुल गई है कि समाजवादियों ने ज़मीन दी थी दोनों की, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि बताएंगे। तो अच्छी बात है, बताएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि 6 एम्स बने यूपी में, ये कोई गलत बात थोड़ी है। और जो जीडीपी रही है वो उसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट आया आपकी सरकार में, मैं जीडीपी के बारे में कह दूं एक बार, जो आंकड़े बताते हैं आपकी सरकार में समाजवादियों की सरकार से भी नीचे एक जीडीपी है। अब वो बहाना कोरोना का भी लिया जा सकता है कि 2 साल कोरोना था, लेकिन कोरोना के साल को हटा दें हम, उसके बाद भी ऑन रिकॉर्ड जो आरबीआई का डेटा है उसमें समाजवादियों की सरकार के जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट, उसका मुकाबला नहीं कर सकती है सरकार। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान यूपी की प्रति व्यक्ति आय केवल 2.91% बढ़ी थी। ये इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 4.6% से बहुत कम है, और वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्ज की गई 5% विकास दर से भी बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो आंकड़ों में भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं राज्य के जीडीपी आंकड़ों पर नजर डालते अगर हम हैं तो यूपी सरकार 2012-17 के बीच 6.92% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी, जबकि कोविड वर्षा को छोड़ दें भाजपा सरकार का विकास दर केवल 4.88% बढ़ी है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं। जो हमारी सरकार द्वारा हासिल की गई वृद्धि से 2% कम है। ये आश्चर्य की बात है कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी इस वास्तविकता को अवगत नहीं है और अक्सर भाजपा सरकार के दौरान जीडीपी वृद्धि के बारे में भ्रामक आंकड़े पेश करते हैं। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के पिछले 2 वर्षों में, जो लास्ट के 2 इयर्स थे, उसमें जीडीपी 10% की वृद्धि हुई थी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि यूपी ने कोविड की शुरुआत में पहले भाजपा सरकार के पहले 3 वर्षों के दौरान 33 राज्य और केंद्र से दूसरे सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। आज पढ़ा हुआ मान लें, ठीक है। ये जीएसडीपी के कहाँ के आंकड़े हैं? आरबीआई के आंकड़े हैं, और आप मंगा लेना, आपका विभाग है। मैं तो चाहूंगा महालेखाकार के आंकड़े देख लीजिए, जो सीएजी है, सीएजी के आंकड़े देख, ऑडिट के सीएजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसमें माननीय मंत्री जी से कहूंगा 1247 थी जीएसडीपी, 1247 से आज हम 1940 पर हैं, और हमारा जो 22-23 आ रहा है वो कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे, 50 है। आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे, 21-50 आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे।
नहीं नहीं, कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, इनको कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, के आधार पे पेश करेंगे। आप तथ्यों के आधार पेश करना, तथ्यों के आधार मैं टेबल कर दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं जितने आंकड़े में टेबल पे कर दूंगा, और टेबल करने से कम माननीय मंत्री तक पहुंच जाएगी बात। और इन्वेस्टमेंट कितना आया है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट मीट की हैं, और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने देश दुनिया के जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको बुला करके कम से कम यहाँ पर कारोबार लग जाए, उद्योग लग जाए, उत्तर प्रदेश बढ़े, यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। एमओयू तो हुए, एमओयू तो जाने कितने हो गए, लेकिन जमीन पर क्या उतरा? कम से कम सरकार बताए कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ इन्वेस्टमेंट आया है, या पुरानी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट आया है। ये तो ठीक है सवाल, माननीय मंत्री जी, ये सवाल तो ठीक है ना? ना 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 ना, फिर गलत क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, जो दावे किए गए, जो एमओयू साइन हुए, जो सरकार बता रही है, हमें जमीन पर बताए वो इन्वेस्टमेंट कहां आए, और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पुरानी थी उसी का कंटिन्यूटी का इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखा रहे? और मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। मैं बिजली के बारे में जानकारी दे दूं, बिजली की एक भी यूनिट पैदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में, पिछले में। और इस क्षेत्र में सारा काम समाजवादी सरकार में 2012-2017 के बीच में, और कुछ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोगुनी की गई, 780 मेगावाट, 7,800 लगभग मेगावाट की जनरेशन थी, उसको 15,000 मेगावाट करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। और जहां 56 नहीं ऐसा है। अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका, मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी, और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा, मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, समय से जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा, आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब देंगे। मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे। श्रीकांत जी आप जवाब दीजिए, बैठे। और न केवल अध्यक्ष महोदय, 7,800 मेगावाट की कैपेसिटी से दुगना कर दिया, 15,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ा। राज्य उत्पादन स्टेशनों में क्षमता वृद्धि द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था, और जो मई 2012 के प्रतिदिन 56 मिलियन यूनिट को बढ़ा करके 2016 में प्रतिदिन 100 मिलियन यूनिट उत्पन्न कराने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। और अनपारा डी 2 इंटू 500 मेगावाट, परीक्षा 2 इंटू 250 मेगावाट, हरद्वारगंज अगर किसी ने बनाए हैं तो समाजवादी सरकार में बनकर के तैयार हुए हैं। और रोजा का भी माननीय मंत्री जानते होंगे, रोजा भी नेताजी के समय पर बना था।
और ट्रांसमिशन में भी जो काम हुआ है, ट्रांसमिशन लाइंस में अध्यक्ष महोदय मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने ट्रांसमिशन लाइंस में किया था तो वो समाजवादी सरकार ने। और उसी समय फीडर सेपरेशन का काम शुरू हुआ था और हमारे मुजफ्फरनगर के लोग जानते होंगे, माननीय सदस्य वहां से चुन करके आए होंगे। 2012 के बाद जब बिजली की बहुत दिक्कतें थीं, सबसे पहले फीडर सेपरेशन अगर कहीं शुरू हुआ था तो मुजफ्फरनगर जिले से शुरू हुआ। और आज हमें खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से, जो समाजवादियों की सरकार थी, आज उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ग्रामीण और शहरों के फीडर सेपरेशन का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया है। ये आंकड़े गलत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां गेहूं खरीद होनी थी, सरकार ने गेहूं खरीद नहीं की और इसीलिए समय समय पे सूचना मिल रही है कि जो गरीबों को अब गेहूं नहीं केवल चावल खाना पड़ेगा। जब गेहूं की पैदावार हुई, जो खरीद केंद्र बने थे, उन खरीद केंद्रों पे गेहूं नहीं आया। किसान अपना मार्केट में लेकर के गया क्योंकि मार्केट में कीमत अच्छी थी। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर दुनिया के मार्केट में गेहूं की जरूरत है तो किसानों को बोनस दे करके अपने केंद्र पर लाना चाहिए था। लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी रही और सरकार ने पूरा का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में बेच दिया। और जब प्राइवेट हाथ में गेहूं चला जाएगा तो हमारे मध्यम वर्ग के लोग जो शहरों में रहते हैं, जो समय समय पर पैकेट का आटा लेते हैं, तो आटा कितनी कीमत का मिलेगा, क्या कीमत होगी उसकी। इस सरकार ने जानबूझ करके गेहूं नहीं खरीदा और प्राइवेट को खरीदने दिया। और एमएसपी, क्योंकि बाजार भाव अच्छा था, एमएसपी की तैयारी करनी चाहिए सरकार को। मैं समझता हूं सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि किसानों को एमएसपी कैसे दिलाई जाए। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, जो किसानों के लिए मंडी बनना शुरू हुई थी, इस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हैं। मंडियां बंद होती चली जा रही हैं। और एक्सप्रेस वे केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं था, ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे बेहतर करे, हमारे एग्रीकल्चर किसानों को कैसे सपोर्ट दे, इसीलिए एक्सप्रेस वे के किनारे मंडियां बन रही थी। कन्नौज में मंडी बन रही थी आलू की, 5 साल से काम चल रहा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक और मंडी थी एक्सप्रेस वे किनारे, वो पूरी नहीं हुई। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मैं तो कहूंगा नेता सदन से, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तभी खुशहाल होगा और पूर्वांचल तब खुशहाल होगा जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि हर जिले में जहां जहां से जा रहा हूं वहां मंडी बनाने का काम हो और किसानों को वहीं पर एमएसपी मिल जाए, किसी और की दुकान पर नहीं जाना पड़े। तो न केवल खेती पर किसान निर्भर है, बल्कि जो डेयरी का काम समाजवादी सरकार में हुआ था वो भी शायद सरकार ने नहीं किया, बंद कर दिया। और किसान के साथ क्या हुआ है, पहले तो उसके लिए 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून लाने के बाद जब सरकार को पता लगा कि किसान के खिलाफ है कानून, वोट के लिए तीनों कानून वापस ले लिए। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों कानून फिर नहीं आ जाएंगे किसी रूप में। और जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें थार से भी कुचला गया था, कोई नहीं भूल सकता, कोई किसान नहीं भूल सकता उस बात को। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, सरकार कहती कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। जिस समय गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी इलाज की, दवाई की, कोरोना के समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दर दर भटक रहे थे। जिन्हें इलाज मिल जाना चाहिए था, इलाज नहीं मिल पाया। सरकार पे आंकड़े होंगे, आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन आंकड़े इस बात के भी हैं कि देश में गंगा नदी में इतनी लाशें कहीं नहीं बही होंगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कोरोना के समय बही थी। वो अब आंकड़े बताने पड़ेंगे, वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। और जिस समय दाह संस्कार हो रहा था, यही सरकार थी जो दाह संस्कार न देख ले कोई, 3 शेड लगा दो इसी लखनऊ शहर में, इसी लखनऊ शहर में रोका गया। कोरोना के आंकड़े जो हैं
कोई सरकार है वो छिपाती है, और सरकार ने आंकड़े छिपाने का काम किया। और जब WHO की रिपोर्ट आई, WHO ने कहा कि इतने लोगों की जान चली गई। अगर देश में इतने लोगों की जान गई है, तो अगर सबसे ज्यादा जान कहीं गई होगी तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय पे जान गई होगी। उस समय मिसमैनेजमेंट देखा उस समय, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी। और 5 साल बाद नए उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अस्पताल में जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं व्यवस्था को देख करके। सोचिए 5 साल का आपका कार्यकाल, और डिप्टी सीएम जब हॉस्पिटल देखने जाएं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था देख करके क्या कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं ऐसी व्यवस्था को देख करके। आप सोचिए लखनऊ के अस्पतालों की ओपीडी क्या है, चाहे कोई अस्पताल उठा करके देख लीजिए आप, लंबी सूची है। क्योंकि इसलिए लंबी सूची है, लंबी लंबी लाइनें इसलिए हैं क्योंकि आप जिलों में इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े अस्पतालों में गरीब भाग करके जा रहा है इलाज कराने के लिए। और इलाज कोई सस्ता नहीं हो रहा, न दवाई मिल रही है, न इलाज के लिए कोई सुविधा है। जो जांचें फ्री थी गरीबों की, वो जांचें नहीं हो रही हैं अब। जांच जो पर्चा फ्री था वो पर्चा फ्री नहीं है अब। और सरकार दावा करती है कि हम इतने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सरकार बताइए ये मेडिकल कॉलेज बनाना किसने शुरू किया था? इस योजना के माध्यम से सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर शिलान्यास हुआ था? शायद नेता सदन के बगल में बैठे हुए माननीय मंत्री जानते होंगे कि जो पहला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था वो शाहजहांपुर में हुआ था। और मुझे याद है क्योंकि मुझे 2 सरकारों के बीच में काम करने का मौका मिला। जिस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी थे, उस समय ये योजना आई थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को कैसे मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। वो आए थे, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। आज जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उस समय मंत्री थे इस विभाग के, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा पूरा सहयोग होगा, और समाजवादी सरकार में पूरा सहयोग दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहला शिलान्यास अगर कहीं हुआ था तो शाहजहांपुर में हुआ था। मैं और स्वास्थ्य मंत्री दोनों गए थे, वहां पर शिलान्यास कर करके आए थे। दूसरा फिरोजाबाद में हुआ, फिर फैजाबाद में बना, अयोध्या में, और बहराइच में भी बना। मैं ये जानना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी आपने, और जो समाजवादियों ने सरकार में बने थे मेडिकल कॉलेज, वो किस स्थान पर है, किस स्थिति में, ये बताएं। जो समाजवादी सरकार में मेडिकल कॉलेज बने थे उनमें भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो प्रोफेसर होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, जो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो नहीं उपलब्ध करा पा रही है सरकार। वो केवल आधुनिक ढांचे तैयार कर दिए हैं सरकार ने, वो अस्पताल नहीं है। अभी मैं हाल में सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज के बगल से निकल करके गया था, मैंने जानकारी की कितना क्या चल रहा है यहाँ पर। बस बताया गया ढांचा बना है, यहाँ कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अगर केवल बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग बनाने को आप मेडिकल कॉलेज बोल देंगे, शायद मेडिकल कॉलेज वो नहीं है जहां बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, पूरा स्टाफ हो, जो आपके गाइडलाइन के मानक के तहत जो स्टाफ हो वो हो, तब शायद मेडिकल कॉलेज चलेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी लोक भवन के सामने, जो समाजवादियों ने बनाया लोक भवन, उस लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ था, शिलान्यास हुआ था। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं वो कहां पर है। जिस तरीके से इकाना आपके काम आ रहा है समय समय पर आपके कार्यक्रमों के लिए, उसी तरीके से लोहिया इंस्टीट्यूट का 9th फ्लोर काम आ रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चलाने में। मतलब 5 साल में आपने नहीं बनाया। अगर फ्लोर गड़बड़ हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी फ्लोर पे तो चल ही रही है वहां पर, और वो भी समाजवादियों की बनाया हुआ है। ये सरकार
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और भी जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम बहुत दिनों से लड़ते आए हैं। समाजवादियों ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा दी जाएगी। नेता सदन हम पे बहुत आरोप लगते हैं, जाने किस किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि हम जातिवादी हैं, हम एक ही समाज के बारे में सोचते हैं। उस पर भी बोलना पड़ेगा फिर लगता है। ये जो हमारे पिछड़े और दलित भाई उधर बैठे हैं वो जान रहे होंगे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम जाति गणना चाहता हूं। और जब सरकार बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रही है, सरकार जब डेटा सेंटर बना रही है, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाना चाहती है सरकार, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कम से कम जाति जनगणना तो हो। हमें आपको सबको पता होना चाहिए हम कितने आबादी में हैं। पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप चाहते नहीं चाहते जाति जनगणना? यहां सदन में बैठे लोग सब चाहते हैं। वो हमारा उनका है मसला। तो जो यूनिवर्सिटी बननी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वो बताइए 5 साल में नहीं बनी। और ये दावा कर रहे हैं कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, और वो भी जगह कहां पाए हैं जो समाजवादियों ने चक गजरिया सिटी बनाई थी उसी में पाए हैं। आप नई जगह नहीं ढूंढ पाए। और मैं तो चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे गांव के पास के थे, तो अगर एक यूनिवर्सिटी यहां बना रहे हो तो एक यूनिवर्सिटी बटेश्वर में भी बना दो आप, और बनाना चाहिए आपको। क्योंकि अगर उनका सम्मान करना है तो केवल स्टेडियम का नाम बदलने से सम्मान नहीं होगा। एक अगर लखनऊ में आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो एक बटेश्वर में भी आप यूनिवर्सिटी बना देंगे तो बड़ा सम्मान होगा उनका। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये वाली देखिए, वो वाली देखिए, वो थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, मतलब एक बार रुक के दोबारा चालू। अच्छा, मैं तो अध्यक्ष महोदय मेरी गलती हुई, मैं कागज देख करके इसी को टाइम देख रहा था। नहीं, इसको नहीं। मैं चाहता था कि 45 मिनट बोलूं, लेकिन अभी तो 32 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ। मैं चाहूंगा वो रुक के दोबारा चलिए 1 घंटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पे तो सरकार बहुत दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा भी तो सरकार को देखना चाहिए। आपने 45 मिनट सोचा था ना, वो एनसीआरबी का आंकड़ा भी तो देखना चाहिए सरकार को, कि आखिरकार सरकार एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं देखेगी। आज यूपी कहां खड़ा हुआ है, यूपी कहां खड़ा है क्राइम में। और आज ही की अगर हम घटना देखें तो आज जो घटनाएं हुई हैं, आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में न जाने क्या क्या हुआ होगा। मैंने रामपुर की जिक्र किया था, एक थाने में घुस करके पुलिस को पीटा गया। वो कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ललितपुर की घटना कोई नहीं भूल सकता, थाने के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हो गया। चंदौली की घटना, बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। कौन सी जगह सुरक्षित? कन्नौज हमारे लोकसभा में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, और कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है, और कैसा उत्तर प्रदेश बना दिया जहां बेटियां सुरक्षित नहीं। और आंकड़ों में हम कहां दिखाई दे रहे हैं? अगर हम आंकड़े देखें दिल्ली के महिला आयोग के, सबसे ज्यादा अगर कहीं शिकायतें हुई हैं महिला आयोग में तो उत्तर प्रदेश से हुई है सबसे ज्यादा। महिलाओं के ऊपर आंकड़े अगर कहीं हम देखेंगे एनसीआरबी के तो उत्तर प्रदेश में है। और आप अपना दमन के लिए क्या दिखा रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं। क्या बुलडोजर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? और फिर मैंने बरेली में नेता दूसरे सदन के हैं, उन्हें भेजा था मैंने,
नेता विरोधी दल वो गए वहां समाजवादी पार्टी, और बहुत महत्वपूर्ण हमारे विधायक और सीनियर लीडर्स गए थे वहां पर। उन्होंने जो रिपोर्ट मुझे दी है, मैं वो रिपोर्ट सदन में पढ़ना चाहता हूं। 10 बजे ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, शहर के गणमान्य लोगों से मिला और उन्होंने अवगत कराया कि समाजवादी पार्टी के विधायक सहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को विपक्ष में दहशत फैलाने व डराने के इरादे से गिराया गया है, क्योंकि सहजुल इस्लाम जी पेट्रोल पंप चलाने के लिए सरकारी सभी प्रकार की एनओसी हासिल करके सरकारी कंपनी का पेट्रोल पंप चलाया था। इसके साथ ही 10 लाख रुपए अग्रिम जमा करके बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा आदि पास कराने के बार-बार अनुरोध किया गया था, परंतु अनुरोध के बाद भी बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा आदि पास नहीं किया गया और कहा गया कि बरेली के सभी पेट्रोल पंप ऐसे ही चल रहे हैं, आप भी चलाइए, बाद में नक्शा पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी विधायक सिराजुल इस्लाम द्वारा पेट्रोल पंप पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण नहीं किया गया था और ना ही कोई दीवार व लिंटर बनाया गया था। कार्यालय आदि व सब टेम्परेरी था। बरेली में 80% पेट्रोल पंप इसी प्रकार से चल रहे हैं, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी दल के विधायक को डराने के लिए सहजुल इस्लाम का नियम विरुद्ध बरेली प्राधिकरण ने सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तरह से पेट्रोल पंप को धराशायी कर दिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो पूरे प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय निरीक्षण में देखा। इसके साथ ही इसके 2 किलोमीटर आगे भाजपा नेता का पेट्रोल पंप था, जो भारी अनियमितताओं के साथ बना है, उसको केवल सील किया गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। खैर, मैं आपसे नेता सदन ये कहना चाहता हूँ, नियम सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत करता है, कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं होना चाहिए नेता सदन। और हमने तो बहुत करीब से देखा है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे। शायद पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए। और ये लगे नहीं, लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। सो सोचिए, सरकार ये कर रही है। सरकार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, लेकिन सरकार दबाव बना करके मुकदमा लिखा रही। वहां के जो जिलाधिकारी महोदय थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो उनको जब उत्तर प्रदेश कैडर में आना था, तो उत्तर प्रदेश में कैडर में लाने के लिए उस समय समाजवादी सरकार ने ही काम किया था। मैंने उनसे खुद फोन पे बात की और मैंने उनसे कहा कि ये बहुत समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो समाज के लिए बनाई है, उन्होंने अपने लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। और वो इस पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है। आप क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए आपको कार्रवाई। लेकिन जिलाधिकारी का जिस तरीके का बातचीत थी, मुझे लगा कि किसी दबाव में वो काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में लाने का काम समाजी सरकार में हुआ था, लेकिन हमने आपसे कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं कराया होगा, कभी दबाव नहीं बनाया होगा। माननीय नेता और उन पे एक मुकदमा नहीं लगा यूनिवर्सिटी का, और कैसे मुकदमे लगे? किताब चोरी के, जानवर चोरी के, ये सब। खैर, अभी न्यायालय से हमें मदद मिली है, अध्यक्ष महोदय, हमें न्यायालय से मदद मिली है और हमें उम्मीद है न्यायालय पे हमारे नेता के साथ न्याय होगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है इस बात का, और न्यायालय पे भरोसा न होता तो आज वो बाहर होते। न्यायालय ने हमारी नेता को न्याय दिया और मुझे उम्मीद है पूरा न्याय मिलेगा उनको। लेकिन उससे पहले नेता सदन जानते होंगे, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाएं।
मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाए, लेकिन आज सोचो केवल राजनीति के लिए उन्हें फंसाया जाए, राजनीति के लिए उन्हीं पर मुकदमे लगाए जाए। सरकार मैंने भी चलाई अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे सामने कोई आ जाता था, अगर सामने अन्याय की बात जनता दरबार में, हमारे नेता सदन जाते हैं जनता दरबार में, आप लोग जनता दरबार चलाते हैं, कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि पुलिस अन्याय कर रही है, पुलिस पे कार्रवाई होती थी और न्याय मिलता था, और अगर दोषी होता था तो वो जेल जाता था। ये कोई नई बात नहीं हो रही जो आप कर रहे हैं, आप केवल डराना चाहते हैं, और ये अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल का हिस्सा ये भी है कि विपक्ष में भी मतभेद बना के रखो। केवल जाति और धर्म का डिवाइड एंड रूल नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल शायद अध्यक्ष महोदय, नहीं एक मिनट, ऊपर जो सिक्योरिटी वाले हैं इस बात को चिन्हित करें, अगर किसी ने बोला तो उनको हटाएं वहां से। नहीं, ये देखिए जरा ऊपर, नेता सदन ऊपर देखिए, मैं आप दिखवा रहा हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उस अलाउड नहीं है, अगर किसी ने किया तो उसको सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केवल इसलिए मुकदमे उन पर हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और यूनिवर्सिटी बनाना कोई गलत नहीं काम है, और अगर सरकारी जमीनें देखनी हो तो उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूं कि नेता सदन जिनने भी सरकारी जमीनें कब्जा की उनकी सबकी खाली कराइए। क्यों नहीं खाली कराते हैं आप? और फिर यह भी देखा जाएगा कि कितनी खाली हो गई हैं, और जहां बुलडोजर चलता है लोगों का नुकसान होता है, लेकिन हमारे नेता सदन अच्छे हैं कि जहां उनके यहां जेसीबी चली और बुलडोजर चला, उन्होंने मुआवजा ले लिया। कम से कम गरीबों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, और उस बुलंदशहर के परिवार को भी मिलना चाहिए। वो पत्नी चिल्ला रही थी कि मेरा पति अंदर सो रहा है, कम से कम उसको उठा लेने दो, लेकिन अधिकारियों ने कुछ सुनवाई नहीं की और उसके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। सुनने में आया कि उसकी जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? नेता सदन। अगर इस तरह काम होगा तो बताओ हम किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं? अगर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और अगर आप कानून को सरकार की मंशा से लोगों को परेशान करने के लिए कानून इस्तेमाल करेंगे तो शायद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, नेता सदन जानते होंगे आईपीएस कभी फरार नहीं रहा किसी सरकार में। एक आईपीएस फरार है, पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही आईपीएस को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो अभिभाषण दिलाया गया, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, उसमें कोई उत्तर प्रदेश को बढ़ती हुई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। इसलिए हम इस मौके पर उस प्रस्ताव के में हमारी जो चीज़ें दी गई हैं उनको भी शामिल किया जाए, जो कहा गया उनको भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो अभिभाषण सदन के सामने रखा गया, जिसके समर्थन में डॉक्टर मंजू सुभाष जी ने प्रस्ताव रखा, उनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। अभी मैं बड़े ध्यान से नेता प्रतिपक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें सुन रहा था। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर देंगे तो बहुत देर तक आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें मैं शुरू में जरूर कहना चाहूँगा। निश्चित तौर से नेता सदन को इस बात का बहुत दर्द होगा। 2012 में जब ये सरकार में आए थे, मैं भी सदन का सदस्य था, मैं भी सामने बैठा था, इधर बैठते थे, लेकिन 2012 के सरकार बनने के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, उस समय अपने काम के बल पर दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ देश में भी सरकार बनाएगी। अगर इनके कार्य तनिक भी अच्छे हुए होते, जिसका बड़ा गुणगान इतनी देर से मैं घंटे भर से सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, और उसके गुणगान का उसका जवाब जनता ने दिया। जनता ने क्या जवाब दिया? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। मैंने कहा सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे। 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है। अगर कोई रोग है, मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती, हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं। आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। तो इतनी हड़बड़ी, जल्दीबाजी, आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना, मैं समझ सकता हूं कि आप, मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भाई आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा है, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैं एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो भी मैं जानता हूं। शायद मैं सदन में मैं बोलूंगा, मैं सदन में बोलूंगा। अरे इतना मत शांत देखिए, शांत देखिए, शांत सुनिए। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष को बड़ा अभी सब थोड़ा आप ध्यान से भी सुना नेता प्रतिपक्ष को, आप सब लोग शांत हैं, थोड़ा आप भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव शांत रहिए। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 111 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों और धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। हमको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिएगा। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था, और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था, और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं। उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप उसका भरोसा रखिए। आप विपक्ष, आप
जी, अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? कि लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए, इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय सदस्य? अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने, क्या बात है? कोई बात है क्या? बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठे, आप बैठिए, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चलने दीजिए, बैठिए। नहीं, कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए, बैठिए मनीष जी, मनीष सिन्हा जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे, आप अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक एक अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही, विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए
उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सवाल, देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक